ऑलराइट, गुड आफ्टरनून दोस्तों। राइटर्स कम्युनिटी के सारे लोगों को मैं वेलकम करता हूँ स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के इवेंट सब कमेटी की तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने SW अवार्ड्स की शुरुआत की और रिसेंटली उसका सेकेंड एडिशन कंडक्ट किया गया। दूसरी बार हम अवार्ड्स दे चुके हैं और इस बार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अवार्ड के जो विनर्स हैं उनके साथ अवार्ड सेरेमनी के बाद एक वार्तालाप का ऑर्गेनाइज किया जाए, जहां पर हम उनके साथ बातें करें, उनके उनके काम को, उनके उनके लाइफ को, उनके सोचने के तरीके को समझने की बेहतर कोशिश करें। और अगर हम ये सारे अवार्ड विनर्स के साथ करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग एडुकेटिव, जितने भी यंग एस्पायरिंग एज वेल एज एस्टैब्लिश्ड राइटर्स हैं उनके लिए काफ़ी एडुकेटिव हो सकता है टू अंडरस्टैंड हाउ अ फेलो राइटर, हाउ अ कॉम्पिटेंट फेलो राइटर थिंक्स एंड वर्क्स। तो वो तो फ़ायदा है ही। उसके अलावा मुझे लगता है कि राइटर कम्युनिटी की आपसी सॉलिडारिटी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम लोग आपस में मिलें, बातचीत करें। आज मैं आज के आज पहला एडिशन है इस कॉन्वर्सेशन का और आज जो दो गेस्ट हमारे पास आए, मैं उनसे आज पहली बार मिल रहा हूँ। तो मेरा अपना फ़ायदा तो हो ही रहा है कि मैं इन दोनों से पहली बार मिल रहा हूँ और इसी तरह होपफुली धीरे धीरे और भी लोगों से मिलना होगा। तो एक साथ में बैठकर बात करने से ऑफ कोर्स एक सॉलिडारिटी, एक कलीग और साथ में एक कम्युनिटी का हिस्सा होने की जो फीलिंग है वो भी स्ट्रांग होती। तो इसलिए आई एम वेरी ग्लैड दैट वी हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग दिस एंड आवर ऑनरेबल गेस्ट्स हैव अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आज का जो सेशन है वो मॉडरेट करेंगे हमारी तरफ से जमा हबीब सर। जमा सर हमारे स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी हैं और आई एम वेरी ग्लैड कि हमारा जो पहला कॉन्वर्सेशन है हमारे अवार्ड विनर्स के साथ वो जमा सर मॉडरेट करेंगे। जमा सर का को इंट्रोड्यूस करना कोई I'm sure Zama sir is a very senior writer, and most of us, all of us know him. फिर भी मुझे काम दिया गया है तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जमा सर को। जमा सर, I look up to you. You are our leader, and you are the honorable general secretary of SWA. आप एक बहुत ही सीनियर स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर हैं और आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स लिखे हैं, बनाए हैं, जिनमें सपना बाबुल का विदाई, ससुराल गेंदा फूल, सास बिना ससुराल, निमकी मुखिया, निमकी विधायक, एक हज़ारों में मेरी बहना है, ऐसे शोज़ हैं। और कई सालों से जमा सर स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं। ये उनका दूसरा टर्म है एज जनरल सेक्रेटरी। सो जमा सर विल बी मॉडरेटिंग दिस सेशन विच इज़ द लिरिक्स राउंड टेबल, जिसमें हमारे दो विनर्स हैं लिरिक्स अवार्ड्स के। एक टेलीविजन और वेब कैटेगरी में लिरिक्स का अवार्ड है जिसके विनर हैं श्री दिव्यनिधि शर्मा जी, और एक फीचर फिल्म कैटेगरी में लिरिक्स अवार्ड है जिसके विनर इस बार हैं इरशाद कामिल जी। तो आप दोनों का स्वागत है और आई हैंड ओवर द प्लेटफॉर्म टू जमा सर। सर, प्लीज टेक ओवर, इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट एंड लेट्स हैव अ ग्रेट कन्वर्सेशन। थैंक यू। शुक्रिया सत्यांशु जी। थैंक यू सत्यांशु। ये SWA राउंड टेबल के सिलसिले की पहली कड़ी है और हमारे जो गेस्ट हैं, जैसा कि सत्यांशु जी ने बताया कि इरशाद साहब और दिव्यनिधि शर्मा ये टीवी और फिल्म के विनर्स हैं इस साल के 2021 के। इंट्रोडक्शन की जहां तक बात आती है, सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई दिव्य के बारे में बताऊं। टीवी पे इन्होंने बहुत सारे शोज लिखे हैं, काफी मकबूल और कामयाब शोज, जिनमें से कबूल है, इमली, अनुपमा, और डायलॉग राइटर की हैसियत से इन्होंने खासतौर से बहुत नाम कमाया है। साथ ही साथ इन्होंने गाने भी लिखे हैं टेलीविजन में काफी। और इस बार जिस
के लिए अवार्ड मिला है वो इंडिया वाली माँ के गाने पे, जिन्होंने इन्होंने जो माँ के ऊपर एक बहुत खूबसूरत गीत लिखा, उस पे इन्हें अवार्ड मिला है। और करीबन 15-20 साल से ये इस इंडस्ट्री में हैं, टीवी में काफी काम कर रहे हैं और बड़े चहीते हैं मेरे। इनसे एक अलग रिश्ता भी है मेरा कि ये भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के से फारिग हैं और मैं भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग हूँ, तो एक अलग रिश्ता भी है और साथ में हम काम भी कर रहे हैं। जैसे अनुपमा में, इससे पहले हमने ये रिश्ते प्यार के में काम किया। अब मैं आता हूँ उस शख्स के बारे में बोलने के लिए जिनको मैं बहुत चाहता हूँ और जिनके काम को मैं बहुत सराहता हूँ। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि इरशाद साहब आज के दौर में जो मेरे दो फेवरेट लिरिसिस्ट हैं, गीतकार हैं, एक अमिताभ भट्टाचार्य और दूसरे इरशाद कामिल। इरशाद कामिल साहब का सफर बहुत लंबा रहा है, काफी, ये भी 20-25 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है। इन्होंने काफी अच्छी जर्नी फिल्म इंडस्ट्री में की है और इतने खूबसूरत गाने लिखे हैं जिसकी लिस्ट अगर मैं बोलता जाऊंगा तो बड़ी लंबी है। वह एक के बाद एक नाम लेता जाऊंगा और सारे आप सब जो ऑडियंस है वो जो बहुत सारे तो इनको जानते ही हैं, जो नहीं किसी गलती की वजह से अगर नहीं जानते हैं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने खूबसूरत गानों के खालिक वो आज हमारे साथ हैं। ये मेरे लिए इरशाद साहब ऑनर की बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इनसे भी एक खास रिश्ता है हमारा कि हम दोनों ने थोड़े मुख्तसर वक्त के लिए ही सही, लेकिन हमने कुछ काम किया साथ में और हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे के काम को बहुत सराहते हैं। तो स्वागत, खुशामदीद इरशाद साहब, स्वागत जी, बहुत खुशामदीद शुक्रिया, दीदी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। सबसे पहले जी, तो बहुत शुक्रिया SWA सर। की तरफ से आपको अवार्ड की मुबारकबाद और बहुत 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 शुक्रिया कि आप इस राउंड टेबल पे हमारे साथ जुड़े। बातों का सिलसिला मैं पहले इरशाद भाई आपसे करना चाहता हूँ। जी समा साहब। जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज में। जी हम बहुत सारे गाने सुनते हैं, शेर सुनते हैं, पढ़ते हैं और एक जो उफ वाली जो कैफियत होती है, एक जो बेसाख्ता वाह वाली जो कैफियत होती है, वो मैंने जब ये गाना सुना था और इसके जो बोल सुने थे पहली बार, तो एक उफ वाली कैफियत आई। जी इस गाने के पीछे क्या था ख्याल, क्या वो लफ्ज आपको, जो शब्द जो हैं वो आपको क्या डिस्टर्ब कर रहे थे, या क्या ख्याल को शब्दों में पिरोने में कितनी परेशानियां आती हैं, क्या वो अल्फाज बर्बाद कर रहे हैं, उस पे मैं बात करना चाहूंगा आपसे। जी समा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया दिव्या साहब आपका भी मेरे साथ होने के लिए, और जितने लोग हमारे साथ हैं राइटर दोस्त उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी छोटी एक दो बातें आपका जवाब देने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा समा भाई। पहली बात तो ये कि जितना पुराना आपने मुझे कहा, मैं उतना पुराना हूँ नहीं। ये 20-25 साल मुझे नहीं हुए हैं, पर चलिए हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, और दूसरी बात ये कि मैं ये भी कहना चाहूंगा खास तौर पे ये बात कि क्योंकि ये अवार्ड जिनको मिला है उनके साथ राउंड टेबल हो रहा है, जिनको अवार्ड मिला है ये जरूरी नहीं है मैं ये माजरत के साथ बात कह रहा हूँ कि वो कोई बहुत ही बेहतर लिखने वाले होते हैं, वो किसी मौके पे वो अच्छा शॉट लग जाता है उनका, ऐसा हमें मानना चाहिए। सारे राइटर बराबर होते हैं, सारे राइटर अच्छा लिखने वाले होते हैं, सारे राइटर एक ही तरीके से जिसे कहते हैं मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का एक जिसे कहते हैं रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि सब राइटर भाई हम सब बराबर हैं और अपने अपने तरीके से मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात जो आपका सवाल था कि जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करें अल्फाज मेरे, इसके 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये ऐसा है। पहली बात तो सबसे आसान तरीका बता दूं कि ये असल में जब मैं बहुत बहुत शुरुआती दौर में जब
हर इंसान को इश्क हो जाता है। एक वो दौर होता है कि जब वो कॉलेज वॉलेज में होता है तो उसको 2 4 5 10 20 इश्क हो जाते हैं एक ही साथ में, और सबके सब सच्चे होते हैं, ये उस टाइम पे वो मानता है। और वो उस टाइम पे बहुत बेबहरी गजलें और नज़्में लिखने लग जाता है। तो वो जो बेबहरी गजलें और नज़्में लिख रहा है दादा, जब मैं तब मैंने किसी टाइम पे ये लिखा था कि अपना आप भी बेवजह जब और कोई हो जाता है, यार सुराही मैं मीना सब और कोई हो जाता है। वाह, तुम जाते हो सोच भी मेरी साथ साथ चल देती है। तुम जाते हो सोच भी मेरी साथ साथ चल देती है। मेरे अंदर बैठा मैं तब और कोई हो जाता है। वाह, वाह, वाह। तो जहां मैं पहुंचना चाहता हूं कि इन लफ्जों के मायने कामिल जाने कौन बदलता है, मैं कहता हूं कुछ और मतलब और कोई हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो खूबसूरत। वो मैं बड़ी देर से, कह लीजिए, ये बेबहरी गजल मैंने इसलिए सुनाई आपको कि मैं आपको बता सकूं कि ये एहसास बड़ी देर से मेरे अंदर पल रहा था कि लफ्ज जो हम कहना चाहते हैं कई बार हमारे पूरे एहसास सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते। वो जिस शिद्दत से आप कहना चाहते हो, कई बार वो शिद्दत कम हो जाती है, कई बार वो शिद्दत ज्यादा हो जाती है। और वो शिद्दत कम हो जाए तब भी दिक्कत हो जाती है, और शिद्दत ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत हो जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो आपको बहुत सारी जगह पे अलग अलग वजह से ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, अरे मिसअंडरस्टैंड कर लिया आपने भाई साहब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, आप समझ नहीं रहे। नहीं नहीं, आपने बुरा मान लिया सर, मेरा ये ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं। ऐसी कितनी बातें हम अक्सर सुनने को मिलती हैं, या हम अक्सर इस्तेमाल भी करते हैं। हमने भी 1 2 बार 10 बार कही होगी अपने दोस्तों के साथ, या दोस्तों के साथ बैठ, दोस्तों के पास बैठ के। तो जो भी मैं कहना चाहूं, बर्बाद करें अल्फाज मेरे, मुझे लगता था कि ये लफ्ज एक एहसास को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उतने उतने जिसे कहते हैं कि भरपूर औजार नहीं है ये। कुछ और भी होता है, कुछ और भी होता है जो आप तक पहुंचता है। जैसे मैं अभी आप देख लीजिए, मैं इसी एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि अभी हम ये जूम मीटिंग राउंड टेबल कर रहे हैं। ओके, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, अल्फाज हमारे एक दूसरे तक पहुंच रहे हैं। आप इसको सोच के देखिए कि हम यही राउंड टेबल SWA के ऑफिस में कर रहे होते और 20 25 50 हमारे दोस्त सामने बैठे होते और हम बात कर रहे होते, तो सिर्फ लफ्जों से हम बात ना समझ रहे होते, हम आंखों से भी बात समझ रहे होते, हम जेस्चर से भी बात समझ रहे होते, हम एक्सप्रेशन से भी बात समझ रहे होते, और इवन कई बार हम लोगों के रिएक्शन से बात समझ रहे होते। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और खास तौर से जो हम ये वो कह रहे हैं जो लफ्जों के जादूगर हैं, और लफ्जों के जादूगर होने के बाद ये कहना कि हर लफ्ज आपका सच्चा एहसास पिरो नहीं पाता है, और हर लफ्ज, हर शब्द वो एहसास नहीं लेके आ पाता है सही मानों में जिसको आप कहना चाहते हैं। ये बड़ी और सही बात है कि सिर्फ लफ्ज नहीं, हमारे कम्युनिकेशन में हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारी आंखें, हमारी खामोशी, हर चीज का एक मतलब एक अहमियत है हर चीज की, और हर चीज उसमें मतलब सपोर्ट करती है। बहुत ही खूबसूरत ख्याल, थैंक जी यू। जमा भाई, और दूसरी बात ये कि इसमें दूसरी बात ये भी हो जाती है कि हर चीज हमारी सपोर्ट करती है उस बात को, और हम जो मायने निकालते हैं वो सिर्फ लफ्जों के निकालते हैं कि अरे बिल्कुल। तुमने मुझे ये कहा था, हाँ, राइट। हाँ। वो किस अंदाज उसमें में हम कहा साथ गया, में, हाँ, उसमें हम साथ में उस टोनालिटी को ऐड नहीं करते हैं, राइट। उस बॉडी लैंग्वेज को ऐड नहीं करते हैं, हम सिर्फ उन शब्दों को इंटरप्रेट कर लेते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात, बहुत गहरी बात है ये। दिव्य, आपसे एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये जो खूबसूरत सा गाना जिसपे आपको अवार्ड मिला, इंडिया वाली माँ,
माँ पे मैंने एक बहुत खूबसूरत नज़्म निदा फाजली साहब की पढ़ी थी, और हम सबको शायद वो नटनी जैसी माँ, और वो एक मुझे पूरी तरह से अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, और उर्दू में एक बहुत अच्छे शायर मुनव्वर राना ने माँ पे बहुत अच्छे अच्छे अशार कहे हैं, बहुत अच्छी बातें कही। उसके बाद भी यकीन मानिए कि जब मैं आपका ये गीत पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत ये गीत है। मैं थोड़ा टीवी के हवाले से मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, और उसमें आप जरा रोशनी डालिए कि जैसे हम फिल्म में गाने लिखते हैं और उसकी एक काफी रिकॉल वैल्यू होती है, और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस गाने के पीछे आपका क्या है, उसके बाद मैं उस सवाल पे आऊंगा जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये गाना किस तरह से बना और क्या क्या इसका बैकग्राउंड था, क्या सोच थी? जी भाई, सबसे पहले तो एक तो ये जुल्म है मेरे ऊपर कि गली में क्रिकेट खेलने वाले लड़के को आप लाके सचिन तेंदुलकर के साथ बैठा के कहते हैं अब तुम क्रिकेट की बात करो। अब मैं इरशाद साहब के सामने कैसे बताऊं क्या सोचा था, क्या ख्याल आए थे, मैं क्या बताऊं सर। नहीं नहीं, आप देखिए, बोल दीजिए कुछ सर। मौजू ऐसे होते हैं। मैं भी बहुत झूठ बोलने वाला हूं, तो आप भी बोल सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे का झूठ छुपाएंगे। जी। अब जहां इस गाने का ताल्लुक है, तो ये विषय ऐसा है जिसके ऊपर जो रमा सर कह रहे हैं हजारों बार लिखा जा चुका है। पर कुछ मुझे लगता है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि माँ, मुल्क, मिट्टी, जहां आधा काम हुआ। मैं माँ के ऊपर नज्म कहने आया हूँ, मुशायरे में इतना कहते हैं लोग, आधे लोगों की आंख भर आती है। मुझे जाती, जो अभी इरशाद साहब एक बात कह रहे थे कि जरूरी नहीं कि जिसको इनाम मिला हो वो सबसे बेहतर लिखने वाला हो, तो मुझे कई बार लगता है जरूरी नहीं कि हमें जिस काम के लिए इनाम मिला हो वो हमारा सबसे बेहतर काम हो। इसी साल मैंने अनुपमा में एक गाना पिता के ऊपर लिखा था, तो मुझे लगा था कि बड़ा अलग गाना है, और पिता के ऊपर गाने अमूमन लिखे नहीं जाते हैं। वो कुछ ऐसा जाता है कि माँ दुख में रो देती है, ये हुनर बाप जाने नहीं, वो रोना भी चाहे अगर आंखें कहना ही माने नहीं, दुख पिता का मौन रहता, माँ की आंखों से है बहता, और फिर वो आगे कुछ जाता है, वो मुझे याद। तो मुझे एक्चुअली ये शायद कम से कम टेलीविजन के लिए नई जमीन है, क्योंकि माँ के लिए तो हम बचपन से सुनते आए हैं, हजारों हजार नगमे सुने हैं। लेकिन खैर उसमें ये, सॉरी, इस गाने में जैसे टेलीविजन में हर गाने की होती है इंस्पिरेशन, डेडलाइन। मुझे टेलीविजन में एक ही इंस्पिरेशन है सर हमारी, डेडलाइन। जो आप बात कर रहे थे कि टेलीविजन और फिल्म में, यही सवाल कर रहे थे ना जमा सर, कि टेलीविजन पे गाना और फिल्म में गाना लिखना। सर, किताब लिखना और अखबार लिखने का मामला है। अखबार में कितना अच्छा लिख लूं, लोग अगली सुबह भूल जाते हैं कल क्या लिखा था मैंने मजमून। अखबार में कितना बुरा लिख लूं, लोग अगली सुबह भूल जाते हैं। किताब बुरी भी होती है, किताब लिखी थी, हमें ये सुख या ये दुख दोनों ही नहीं मिलते। हमारा काम है, आज हम लिखते हैं, लोग देखते हैं और कल भूल जाते हैं। तो ये टेलीविजन की विडंबना है। और कई बार ऐसा लगता है कि शायद गाने की, अगर कोई गाना वाकई अच्छा बन जाता है, कि शायद इसकी थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो जाती। पर अफसोस है कि उस एपिसोड जितनी ही उम्र होती है टेलीविजन के गाने की, टेलीविजन के सीन की, जी, वो माध्यम की मजबूरी के बारे में। तो ओके देवी, मैं आपकी थोड़ी सी बात को रिपीट कर दूंगा क्योंकि शायद बीच में आपका कुछ नेटवर्क का वो था। तो फॉर ऑडियंस, मैं आपने एक बात जो कही कि टेलीविजन और फिल्म में वही फर्क है जो एक किताब लिखने में और अखबार में खबर छपने में या लिखने में है, कि अखबार एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन हम भूल जाते हैं, किताब हमेशा के लिए रहती है। ये एकदम सही बात है क्योंकि एक रोज एक चर्निंग काइंड ऑफ सिनेरियो है टीवी का। और मैं उसी से एक सवाल जो ये करना चाह रहा था कि एज ए राइटर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, जब आप कोई बहुत खूबसूरत गीत लिखते हैं या एक बहुत अच्छा सीन लिखते हैं, एज ए राइटर, जब हमें मालूम है कि ये टीवी पे मैंने बहुत खूबसूरत एक गाना लिखा है, लेकिन ये आज एक एपिसोड में चलेगा और उसके बाद ये गुम हो जाएगा,
फिर ये सिर्फ मेरी ही याद में रहेगा, बाकी किसी की याद में नहीं रहेगा। जबकि ये गाना, ये खूबसूरत सा गाना, ये गीत, ये डिजर्व करता है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे या कहीं रहे। क्या आपको एज राइटर ऐसा एक एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि हाँ ये बहुत मेरी बहुत अच्छी सी चीज जस्ट आई और चली गई? सर एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छी चीज लिखना अपने आप में सबसे बड़ा जी, मैं कह रहा हूँ सर कि कोई का सीन लिखना, कोई अच्छी लाइन लिखना अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है। लिखता हूँ जिस दिन अच्छा एक सीन हो गया उस दिन मैं खुश। और बाकी बात की फ्रस्ट्रेशन होने की तो आप तो जानते हैं सर समा साहब, टेलीविजन राइटर सर, आग हमें जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता। ऑफ कोर्स अफसोस होता है, दिल करता है कि काश इसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए भाई, काश थोड़ी सी रिपीट वैल्यू मिल जाए, इस एपिसोड के सुन पाए, पर क्योंकि इट्स बियॉन्ड यू नो, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो मन मार के। जी ओके इरशाद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने ना होता, मैं तो क्या होता। यहाँ जो गालिब ने एक शिकायत की या मतलब एक अपने दर्द का बयान किया या अपने होने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को जिस तरह से उन्होंने बयान किया, आप जब कहते हैं कि कुन फयकुन उस गीत में आप शिकायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को बताते हुए आप ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और तुम मेरे हिस्सा। ये जो खूबसूरत ख्याल है, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे क्या था, क्योंकि इसमें जो एक सूफीज्म है, इसमें जो एक एक एग्जिस्टेंशियल डेप्थ की जो बात की गई है कि मैं, तूने मुझे बनाया, मैं तेरा साया, एंड वी गो ऑन, तो आप अपने आप को उसका एक हिस्सा बना रहे हैं, उसका आप कोई ये नहीं कि उसको अलग कर रहे हैं, डिटैचमेंट नहीं है, बल्कि आप एकदम मिला रहे हैं उसको, उसके वहदुल वजूद को जो एक ये कहते हैं, उसको आप अपने अंदर समा रहे हैं और आप उसमें रम रहे हैं। ये जो ख्याल था आपका, इसके पीछे क्या आप? जी, आप जमा साहब खुद राइटर हैं और ये दिव्या जी भी जानते हैं कि कहीं का पढ़ा हुआ, कहीं का सोचा हुआ, कभी का ख्याल कहीं लग जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि आपने कभी बचपन में कोई मान लीजिए पढ़ा होगा, कोई पेड़ के बारे में कविता पढ़ी होगी, तो कोई आप कुछ लिख रहे होंगे, अचानक से आपको ख्याल आएगा कि यार मैंने पेड़ के बारे में एक कविता पढ़ी थी और वो कविता नीम के बारे में थी और उसमें लिखा था कि नीम में निमोनिया होती है, जो फिंसियां या उस तरह के जख्म गर्मियों में जो होते हैं बच्चों के, वो दूर कर देती है। अचानक आपकी ये जानकारी कहीं किसी सीन के डायलॉग में, किसी बात में कहीं काम आ जाएगी और वो बड़ा जिंदा हो जाएगा, वो सीन, वो डायलॉग। मेरे साथ भी तकरीबन आप मान लीजिए कि कुछ इस तरह से हुआ। मैं बुल्ले शाह पढ़ रहा था, मैं थोड़ा शौकीन हूँ हर तरीके के लिटरेचर का, और खासकर ये मैंने खसूसी तौर पर पढ़े हैं, बुल्ले शाह हुआ या सुल्तान बाहू हुआ या बाबा फरीद हुए या शाह हुसैन। आप आए ही हैं उस जरखेज मिट्टी से जहां मौसीकी और शायरी, मतलब शायरी, जी 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 बिल्कुल। बड़ी बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं, एक जो मैं अक्सर, मैंने राकेश बख्शी साहब जो हैं, जो अनंत बख्शी साहब के बेटे, उनके साथ इसका एक बार जिक्र भी किया था कि मैं मलेरकोटला से हूँ। मलेरकोटला लुधियाना और नाभा के बीच है, मतलब बिल्कुल सेंटर में तो नहीं है, टुवर्ड्स अ बिट टुवर्ड्स नाभा एक जगह है, उसके नजदीक है। या लुधियाना मलेरकोटला से तकरीबन 40 किलोमीटर है और नाभा लुधियाना से तकरीबन 22-25 किलोमीटर है, और लुधियाना के शायर लुधियानवी हैं और नाभा में बख्शी साहब रहे हैं। क्या बात। तो मैं उनके बीच में जो ऑलमोस्ट जगह आती है, तो वो मैं मलेरकोटला का हूँ। तो मैं जैसे मैंने कहा कि मैं ना सूफीज्म में एक बुल्ले शाह की मैं काफी पढ़ रहा था, वहां ये लफ्ज आया था कुन फायकुन। अब ये लफ्ज आया, इसके फोनेसिज्म की वजह से इसने मुझे पकड़ लिया।
कुन फायकुन ये क्या है। तो फिर तहकीकात, जैसे कि एक राइटर का दिमाग होता है, एक बात होती है कि यार ये चीज क्या है, ये मेरे दिमाग में बज रही है चीज लगातार, कुन फायकुन ये क्या है। तो खैर वो आपको भी पता है कि फिर ये कुरान के हवाले से चीजें सामने आई कि ओके ये कुन का मतलब होना और कुन फायकुन हो गया। अब ये जब हम पिक्चर कर रहे थे रॉक स्टार, अब ये मैंने पढ़ा हुआ था, समझ लीजिए कोई तकरीबन 10-12 साल पहले पढ़ा होगा कभी, है ना, लेकिन मेरे जहन में थी ये बात। तो जब रॉकस्टार फिल्म कर रहे थे तो रॉकस्टार फिल्म में एक सिचुएशन आई कि जो जॉर्डन था, जो हीरो था फिल्म का, उसको घर से निकाल दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है और वो अपनी दुनिया बनाने के लिए निकलता है। उसको बोला जाता है कि तुम हमेशा अपने ही ख्वाबों में लगे रहते हो, अपने ही तरीके से चलते हो जिंदगी में, तुम्हें दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है, जो भी होता है। अब जिन्होंने पिक्चर देखी है वो को पता होगा। तो उसके बाद फिर वो थोड़ी देर सड़क पे घूमता रहता है, सड़क पे बैठता है, फिर वो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे चला जाता है। अब ऐसे में हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो दुनिया की भी बात करे, मैं दुनिया को पसंद नहीं आया ये भी बात करे, और खुदा की भी बात करे, और उसकी होंद की इस तरह से बात करे कि यार अभी मुझे पहचाना नहीं जा रहा है पर असल में हिस्सा तो मैं तेरा ही हूं ना। क्या बात। तो मुझे एक लफ्ज जो मेरे बड़े साल से कह लीजिए मेरी वोकैबुलरी में या मेरे जहन में घूम रहा था, मुझे कुन फायकुन याद आया। मैंने रहमान साहब से कहा, इम्तियाज से कहा कि एक वर्ड है इस सिचुएशन पे मेरे लिए, कुन फायकुन। और फिर मैंने उसकी थोड़ी सी तशरीह की, थोड़ा सा उसको खोला। तो कहते क्यों तुम इस्तेमाल करना चाहते हो कुन फायकुन मतलब। मैंने कहा मैं इसलिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं इसके पीछे जो छोटी सी कहानी मुझे पता है, जो आती है, बहुत जगह आप भी पढ़ लेंगे, वो इस तरह से है कि जब फरिश्तों को अपनी इबादत पे बहुत घमंड हो गया कि खुदा हम फरिश्ते हैं, हम तुम्हारी इबादत करते हैं, इसलिए तुम खुदा हो, अगर हम तुम्हारी इबादत ना करें तो तुम्हें खुदा कहने वाला कोई ना। तो खुदा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें यही घमंड, क्योंकि शैतान भी फरिश्ता ही है लेकिन वो घमंड से चकनाचूर है, इस वजह से वो शैतान है। तो उसने कहा ठीक है, मैं एक ऐसी मखलूक बनाऊंगा, यानी मैं एक इस तरह के क्रिएशन करूंगा, ऐसी मखलूक बनाऊंगा जिसके पास मुझे ना मानने के सैकड़ों कारण होंगे, लेकिन फिर भी वो मखलूक मुझे मानेगी, मेरी इबादत करेगी, मेरी पूजा करेगी, मुझे सजदा करेगी। तो फरिश्तों ने पूछा तुम करोगे कैसे खुदा? कहते मैं खुदा हूं, मैं कहूंगा कुन फायकुन, मेरे कहने से हो जाएगा। तो मुझे लगा जॉर्डन भी अपनी दुनिया बनाने निकला था, अब उसकी मेहनत ने कहना था कुन। जब उसकी मेहनत कुन कहेगी तो फायकुन हो जाएगा, उसका पैशन जब कुन कहेगा तो फायकुन हो जाएगा। उसकी लगन और उसकी अपने आप पे जो एक खुद एतमादी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो जब कुन कहेगा तो फायकुन हो जाएगा। तो वो चीज मुझे वहां इस्तेमाल करने में मुझे लगा कि ये इसको यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, और शुरू वहां से कि जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था। अब इस पे जब एक म्यूजिक क्रिटिक साहब ने कहा कि इरशाद ने ये लफ्ज भरने के लिए लिख दिया है कि जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था। ये 2 बार नहीं नहीं इस्तेमाल क्यों किया, ये ग्रामर की मिस्टेक है, उन म्यूजिक क्रिटिक साहब ने कहा। जबकि मैं कहना ये चाहता हूँ, आप नहीं नथिंगनेस का जो एक कॉन्सेप्ट है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नथिंगनेस का कंसेप्ट है। हाँ। यही बात है, नथिंगनेस का कंसेप्ट है। देखिए हम कहते हैं कि फलां जगह पे कुछ है, और मैं एक चीज ऐड कर दूं कि मुझे वही लाइन ज्यादा खूबसूरत लगी थी बिकॉज ऑफ दैट नहीं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ, मुझे भी लगा था लिखने के बाद कि शायद कुछ बात बन गई है, कुछ अपनी तरफ से हो गया है। तो जब हम कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है, हाँ, इसका मतलब ये है कि किसी और कोई और जगह है जहाँ पे कुछ है, तभी हमें पता चला ना कि यहाँ कुछ नहीं है। हम कहते हैं इस कागज पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब आपको पता है कि कोई और कागज है जिसपे कुछ लिखा हुआ है। लेकिन एक वो स्टेज होगी जब ये भी नहीं पता होगा कि होना क्या होता है। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, यानी वो स्टेज ऑफ नथिंगनेस थी। एक्चुअली हमें ही पता नहीं था कि होना क्या होता है और ना होना क्या होता है। बिल्कुल। जब हम बिल्कुल नेव थे तब भी वो था, वही था। फिर उसके बाद मैं तो जग को ना भाया, तूने गले से लगाया, सच तू ही है खुदाया, हक तू ही है खुदाया। तो वो सारी बात मैंने उसके जरिए, जिसे कहते हैं एक लिखी कवाली के जरिए, और जो आपने कहा कि कुन फाया कुन का इस्तेमाल। और हालांकि एक और छोटी सी बात यह है कि जब मैंने ये कहानी, ये कवाली लिखी, इसके लिरिक्स लिखे, उस टाइम मैं दिल्ली में था, इम्तियाज शूट कर रहे थे दिल्ली में, और मैंने रात को लिखे ये, तो बात हुई और इम्तियाज को अच्छे लगे जो डायरेक्टर थे इस रॉक स्टार के। एंड उन्होंने कहा कि यार तुमने लिख तो दिया है, ये मुझे बहुत लंबी लग रही है कव्वाली। फिल्म में मैं होल्ड कैसे करूंगा ये 8-8.5 मिनट की कव्वाली? गाना तो 4-1 मिनट का होता है ना, आके निकल लेता है। 4.5 मिनट का ज्यादा हो गया, 5 मिनट का हो गया, अब ये 7.5-8 मिनट होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ रहमान साहब के पास और रिकॉर्ड करो, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं जाके रहमान साहब को मैंने बोला कि सर ये लिख तो दिया है, लेकिन जो डायरेक्टर साहब है वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा लंबा है। तो कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि हमें लंबा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये कवाली हमें लंबी लग रही है कि नहीं लग रही है। हमने रिकॉर्ड किया, और ये रात को तकरीबन कह लीजिए 11-11:30 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई और सुबह 7 बजे तक चली। अब वो एज इट इज पूरी की पूरी कवाली फिल्म में भी है, जिसमें एक छोटा कट भी नहीं हुआ है, इवन एक म्यूजिक का कट भी नहीं है उस पे, पूरी की पूरी कवाली। और वैसे भी जहां भी आप जब बजती है तो पूरी की पूरी कवाली, पूरी कवाली। यस। मैं ऑडियंस के लिए एक चीज ऐड कर देता हूँ कि ये जो एक खूबसूरत सा इस्तेमाल जो था ये कुन फयकुन का, ये बड़ा, मैं आसान लफ्जों में अगर कहूँ तो बीइंग और बिकमिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म में, ये बहुत खूबसूरती से इन्होंने इस्तेमाल किया था। और अगर आपने वो फिल्म देखी है और अगर उस वक्त कुछ मिस किया हो तो आप उस फिल्म को देखिए, और देखने के बाद और इस गाने को आप जब फिर उस सिनेरियो में पिरोएंगे तो आपको उस किरदार का पूरा जो स्ट्राइफ है, इनर स्ट्राइफ है, वो बहुत अच्छे से खुल के सामने आ जाएगा आपके सामने। शुक्रिया इरशाद भाई। दिव्य, आपसे मैं ये पूछूंगा कि टेलीविजन में, खासतौर से मैं टेलीविजन के हवाले से ये कर रहा हूँ, एक बड़ी अजीब सी चीज ये है कि उसमें गीत का उतना इस्तेमाल होता नहीं है, और गाने भी जो इस्तेमाल होते हैं उसमें मैक्सिमम लोग बड़ी आसानी के लिए फिल्मों के गाने इस्तेमाल कर लेते हैं, कहते हैं कि इसका एक रिकॉल वैल्यू है और ये है। तो और जबकि हमारा जो एक ट्रेडिशनल नैरेटिव है किसी भी कहानी का, हिंदुस्तान का हमारा, उसमें गीत का बहुत बड़ा रोल है। वर्ड्स में कहने की हमारे, हम पुरानी कहानियों को ले लें या मतलब थिएटर ले लें, कहीं भी गीत के जरिए बहुत सारी चीजें हम कह पाते हैं, और टेलीविजन में हम इस्तेमाल करते हैं उसको, लेकिन टेलीविजन में हम अपने गीत नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे सिचुएशन के लिए लिखे हुए गानों को हम अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सही है, या हमें मुझे मालूम है, मैं ये समझ सकता हूँ कि डेली सोप में उतना वक्त नहीं होता है कि नए नए गाने लिखे जाएं और ये, लेकिन इसमें आपका क्या मतलब, आपकी क्या राय?
सर इनफैक्ट हमने एक शो ऐसा किया है, एक शो था स्टार पे, कुल्फी कुमार बाजेवाला, नक्काश म्यूजिक डायरेक्टर थे, मैं गाने लिखता था, प्रॉपर था। हम लोग सीन चलते चलते आवर कैरेक्टर्स वुड ब्रेक इनटू ए सॉन्ग, क्योंकि बच्ची जो लीड थी वो सिंगर थी, उसके फादर था वो कैरेक्टर सिंगर था। हमने कोई नहीं तो सर 70-80 गाने बनाए शो के लिए। ऑलमोस्ट हर हफ्ते 2 ओरिजिनल कंपोजिशंस उस शो में होती ही होती थी। हर हफ्ते कम से कम 2 गाने एकदम ओरिजिनल बाजे कढ़ाई से निकले हुए, तभी अगले रोज बड़ा संघर्ष था। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। डेली सोप में हर हफ्ते 2 गाने। वाह वाह वाह, 2 गाने बहुत ज्यादा, 2 गाने एक हफ्ते। हाँ, मतलब डेली सोप में आप हर एपिसोड में 2 गाने देते थे? हर मतलब हफ्ते में 2 गाने। हाँ, फिर भी वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। यस, ये तो मुझे खबर नहीं थी। हाँ जी, और बहुत अच्छे गाने बने उस शो में। मतलब हम खुद ही जबान से कह रहा हूँ कि अरे हमने क्या काम किया। सुनने वालों ने भी बड़ा सारा हाँ बहुत अच्छा हुआ। वो सारा का सारा इतना सारा काम गायब, ना कहीं यूट्यूब पे अवेलेबल होता है ना कहीं और है। तो वो बड़ा अफसोसनाक लगता है कि अगर ब्रॉडकास्टर एक जगह उसको कम से कम रख दे भाई, कि जिसे सुनना हो जाके सुन सके। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो पहले जो इससे पहले सवाल था, और वो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत खूबसूरत गाने आप लिखें और वो फिर कहीं दोबारा ना देखने को सुनने को मिले, तो कहीं ना कहीं वो कलक, वो शिकायत, वो कर्ब रहता है। तो यही मेरा मकसद था पूछने का पिछला जो आपसे। और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन बहुत वो कम होता जाता है। इरशाद भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब मैं गानों की तो मैं एक गाने उठाता रहूं तो बहुत बातें हम कर सकते हैं घंटों। लेकिन मैं थोड़े अपने जो खास फेवरेट्स पे मैं बात करूंगा। उसके बाद मैं एक ओवरव्यू में आपसे चाहूंगा आज के पूरी गाने के इसका। एक गाना है आपका बड़ा खूबसूरत सा, और रहमान साहब ने उसको कंपोज भी बहुत अच्छा किया है, तुम तक जी। ये बस। हाँ, अब उसमें एक बड़ी अच्छी, जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि वो जो बस तुम तक में जो आपने जो समेटा है बहुत सारी चीजों को, और जिस आप अपनी मोहब्बत, अपनी फीलिंग, अपने एक्सप्रेशन को एक पर्सन तक जो समेट दिया है, कि नैरो डाउन करके कि ये है, वो जो फोकसिंग है हर लाइन में, कि मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी मनमानी बस तुम अरे तक, मनमानी बस तुम तक, ये जो बस तुम तक है। और मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ कि मैं आपके जब भी गाने सुनता हूँ, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो हीरोइन या मतलब वो मोहब्बत वो एक अलग सी चीज है, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लगता है कि आप एक वही सूफीज मुझे इस कदर मिलता है आपके गानों में, कि मुझे लगता है कि आप बार बार नैरो डाउन होके किसी एक के पास जाना चाहते हैं और किसी एक को पाना चाहते हैं। वो खुदा है, वो इश्क है, वो कोई भी हो सकता है, जो कि एक ट्रेडिशनली हमारी गजलों का या किसी भी शायरी का वो एक मुद्दा रहा है, और मेन ये रहा है कि किसी एक तक वो जो जाने की बात, ये बस तुम तक, आप तुम तक भी कर सकते थे, लेकिन वो जो आपने बस तुम तक जो किया है, ये इस गाने के बारे में थोड़ा मुझे और ऑडियंस के लिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी बातें कर रहे हैं जमा भाई। मतलब मुझे लगता है कि ये आप इस तरह की बातें करेंगे और इतनी अच्छी अच्छी दिव्या भाई बातें करेंगे, तो हम तो बैठे रहेंगे 3-4 घंटे यहाँ पे ही और मजा आएगा। एटलीस्ट कोई देखने वाला सुनने वाला हो ना हो, हम तीनों को तो जरूर मजा आएगा इस बातचीत का। जी, वो बस तुम तक, इसकी बाद मैं आपको बताऊं कि ये भी है। आपको मैं वहां से शुरू करता हूँ कि ये गाना कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ वाले जोन में मैं, क्योंकि गाना, मुझे ऐसा लगता है गाना लिखना या सीन को कागज पे उतारना, बतौर राइटर आप जानते हैं कि वो लेबर है। गाना लिख देना वो लेबर है। एक्चुअली ये बिल्कुल वैसी बात है कि उससे पहले का जो काम होता है
वो इम्पोर्टेंट काम होता है। कागज पे सीन लिख देना तो एक बेसिक सी बात है कि हाँ जी उसने ये कहा, उसने ये बोला, या ये बात है या ये बात है, ये लेकिन उससे पहले जो 3 दिन लिखने वाला उलझा रहा कि वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, किस तरह से होगा, वो एक्चुअल लेबर है जो सामने आती नहीं है या सामने नहीं लाई जाती उस तरह से कि एक्टर एक सीन लिखने के लिए या एक बोल लिखने के लिए, एक मुखड़ा लिखने के लिए कैसे 3-3 4-4 दिन उलझा रहता है उसी एक जहनियत में, उसी एक किरदारों के साथ बात करता रहता है, उनसे पूछता रहता है भैया बताओ मैं क्या लिखूं तुम्हारे लिए। वो हाँ वो जहनियत। अब ये सिचुएशन इस तरह से थी। अब जो डायरेक्टर थे आनंद एल राय, उन्होंने मुझे बोला कि जी 15 साल की कहानी समेटनी है। मैंने कहा 15 साल की कहानी आपने एक गाने में समेटनी है? जी, वो बचपन से शुरू होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ये होगा और फिर वो जवान हो जाएंगे। अब हमने पहले ही एस्टेब्लिश कर दिया कि ये इतनी बुरी तरह से मरता है लड़का इस लड़की के ऊपर कि आप पूछिए मत। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं एक बहुत ही जैसे कहते हैं एक बहुत ही घरेलू से काम से मैं एक शॉपिंग मॉल में कुछ शॉपिंग कर रहा था, तो रहमान साहब का मुझे फोन आया कि उनका ऐसे ही फोन आता है, इरशाद यस सर, कहाँ हो? मैं सर बॉम्बे में ही हूँ। ओ वेरी गुड, मैं भी बॉम्बे में। अच्छा सर, तो आ जाओ। तो उनका यहाँ पवई में स्टूडियो है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है। तो मैं जो कर रहा था वो मैंने बीच में छोड़ के मैं उनके पास चला गया। तो उनके पास डायरेक्टर साहब आनंद एल राय थे वहां पे। उन्होंने कहा अच्छा वो हमने सिचुएशन डिस्कस की थी, उस सिचुएशन पे शायद तुमने कुछ काम किया? मैं फ्रैंकली मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक जहन में पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से चल रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस सिचुएशन के बारे में, मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ इस सिचुएशन के जरिए, ताकि मेरी भी बात रह जाए, फिल्म की भी बात रह जाए, करेक्टर जो किरदार हैं उनकी भी बात रह जाए, और उसके बाद एक कहानी जो जो लोगों तक पहुंचनी है वो भी पहुंच जाए। तो मैंने कहा जी तो कुछ लिखा? मैंने कहा जी लिखा। तो कहते क्या? मैंने कहा सर तुम तक। कहते ओके ओके। उन्होंने ऐसे कहा कि आगे? तो मैंने कहा सर इतना ही लिखा है अभी तक। और उन्होंने कोई 5-7 सेकंड का पॉज लिया एंड ही सेड एक्सीलेंट। क्या बात है। Let's see, this is I think this is the thing, the reaction of Rahman sir is the main thing in that song। कि उन्होंने पूछा कि मैंने क्या लिखा, मैंने बोला तुम तक, और उन्होंने कहा कि एक्सीलेंट। हाँ, जब और एक्सीलेंट भी तब कहा जब मैंने बोला कि अभी मैंने इतना ही यही लिखा है, कि उन 2 लफ्जों ने उनको भी कुछ दे दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल है ना, कि उनको एक रास्ता दिखा दिया होगा, या एक उनको एक क्रिएटिविटी उनके जहन में आ गई होगी कि अच्छा इसको ऐसे किया जा सकता है इस लफ्ज को। तो वो तुम तक मैंने उनको दिया, उन्होंने पूरा, आप मानिए जो पूरी की पूरी कंपोजिशन आप तुम तक की सुनते हैं, उन्होंने सारी की सारी उन 2 लफ्ज के जरिए बना दी, इसलिए उसमें इतने तुम तक है। क्या बात। हाँ, तो मैंने बहुत सारे तुम तक हटा के उसमें से अपने लिरिक्स डाले। अच्छा। उन्होंने पूरी कंपोजिशन सिर्फ एक ये तुम तक पे किया, तुम तक पे कर दी उन्होंने पूरी की पूरी कंपोजिशन। और फिर मैंने तुम तक निकाल के उसमें बोल डाले, गीत के बोल डाले। इवन उन्होंने जब तुम तक करते करते उन्होंने बीच में एक शहनाई का पीस भी बजाया था। ऐसे ही जैसे आदमी कंपोज कर रहा होता है, ध्यान में लगी होती है, तो आदमी के ध्यान में शायद जिस तरह से अक्सर म्यूजिक डायरेक्टर के ध्यान में आता है कि ओके यहाँ फिर ऐसे, क्योंकि बनारस की पिक्चर है
क्योंकि शहनाई बजनी है वह यहाँ, तो इस तरह का शहनाई का पीस आएगा। वो भी उन्होंने उसी तरह से कंपोज किया हुआ था उसमें। वो आया पीस, और मैं जब वो तुम तक पे लिख रहा था, मैंने वो शहनाई के पीस पे भी बोल लिख दिए, उस पे भी बोल लिख दिए। तो वो मैंने जब गाना सुनाया तो वो बोल ये थे कि नैनों के पार ले जा नैनों की नैया, पतवार तू है मेरी तू ही खेवैया, जाना है पार तेरे तू ही भंवर है, पहुंचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया। तो ये शहनाई का पीस था एक्चुअली। तो जब मैंने सुनाया तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, हम शहनाई के पीस को निकाल देते हैं, ये बोल बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं। तो बेसिकली बस तुम तक से कहने का मतलब, मैं वो उसके 15 साल समेटना चाहता था उस बस में, कि इस दौरान जब से मैं बचपन से लेके अपनी जवानी तक मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में सोचा। हाँ, तुम ही हो, बस तुम हो, मतलब आफ्टर दैट इट फुल स्टॉप। हाँ, वो फुल स्टॉप है, एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली। तो बस मैंने फुल स्टॉप के अंदाज में मैंने इस्तेमाल किया कि बस तुम तक, दैट्स इट। वो जो एक फाइनाइट लव का जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना, कि ये यही है, ये यहाँ, बस यहाँ के, इसके अलावा कुछ नहीं, जी तुम जी हो, जी जी दैट्स इट। जी, तो बहुत बहुत कुछ जी इरशाद भाई। अच्छा, दिव्य शायद नेटवर्क की वजह से ये हो गए। मैं दोनों से सवाल करना चाह रहा था कि अक्सर जब हम मिलते हैं, और खास तौर से अब तो थोड़ा थिंकिंग बदली है काफी लोगों की, लेकिन एक शायरी और गीत, मतलब एक शायरी और उसको लिरिसिस्ट को या लिरिक्स को, इसमें एक प्योरिस्ट का हमेशा जो एक रहता है ना, एक एरोगेंस है उनमें, प्योरिस्ट में, कि अरे ये गीत लिखते हैं और गीत की क्या बात है उसमें वो। तो लिरिक्स और पोएट्री को आप कैसे देखते हैं, अलग इसको किस तरह से? मैं अपनी बात नहीं कहना चाहूंगा अभी, मैं पहले आपसे सुनना चाहता हूँ कि मैं समा भाई फ्रैंकली लिरिक्स और पोएट्री को दो विधाएं नहीं देखता। पहली बात, शायरी अपने आप में एक विधा है, बिल्कुल, जिसके तहत बहुत सारे एक सब हेड्स हैं। जैसे गजल शायरी का हिस्सा है, नज़म शायरी का हिस्सा है। बिल्कुल। ऐसे ही आप हिंदी में चले जाइए तो एक छंदबद्ध पोएट्री है जो छायावाद में लिखी जा रही है। फिर प्रतिवाद में आते हैं तो मुक्त छंद हो जाता है जो निराला ने शुरू किया था। फिर उसी में यहाँ पे भी नज़में आप एक बहर में नज़म लिखते हैं, एक आप आजाद नज़म लिखते हैं उर्दू में भी, है ना। बाबहर नज़म होती है, एक आजाद नज़म होती है, हाँ। और एक नसरी नज़म भी होती है, नसरी नज़म होती है, यस, नसरी नज़म भी होती है। तो ये गीत जो है ये असल में शायरी का ही एक सब हेड है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल वैसी बात है कि हम अगर मान लीजिए किसी एक बड़ी चीज को किसी उसी के एक हिस्से के साथ कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो उसी का हिस्सा है तो उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता, उसको अलग नहीं देखना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि जो प्योरिस्ट हैं, ये मैं अक्सर महसूस करता हूँ हिंदी में भी और उर्दू में भी, कि ये वो साहित्य वाले लोग हों या अदब वाले लोग हों, ये दोनों ही गीतकारों को ना थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, अरे ये तो गीत लिखता है। हाँ। जबकि गीत लिखना इतना आसान नहीं आसान है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और खासकर तब मैं बैठता हूं, मैं क्योंकि गजल भी कह लेता हूं, तो मैं जब गजल कहता हूं तो मेरे पास आजादी है गजल कहने की। मैं किसी भी विषय पे गजल कह सकता हूं, किसी भी बारे में गजल कह सकता हूं, किसी भी बहर में गजल कह सकता हूं। बिल्कुल। लेकिन जब आप गीत लिखते हैं, गीत में सबसे पहले आपके पास एक सिचुएशन होती है, उसके बाद आपके पास एक धुन होती है, धुन के बाद
आपकी उस धुन के मुताबिक उस लफ्जों को की कह लीजिए एक फोनेसिज्म के हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर देखता है ये मेरे धुन पे तो ठीक है या मेरे फोनेसिज्म पे करेक्ट है। उसके बाद फिर डायरेक्टर देखता है अपनी मेरी सिचुएशन के हिसाब से ये सही कह रहा है गीत जो मुझे कहना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पिक्चर कहीं और जा रही है और गीत कुछ और कह रहा हो। हाँ। तीसरी बात, फिर एक्टर सोचता है ये गीत मेरे पे सही लगता है कि नहीं लगता है। अच्छा, ये भी एक है। हाँ, ये भी जरूरी है कि ये मेरे लिए सूट करता है इन द सेंस मैं इसे पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ, उसकी अपनी वजूहत होती हैं, अपने रीजंस होते हैं। और फिर इसके बाद एक और बड़ी बात होती है, म्यूजिक कंपनी वो ये सोचती है कि ये हिट होगा कि नहीं होगा। ये एक अलग खेल है। ये अलग खेल है। उसके बाद फिर इरशाद कामिल भी होता है जो ये सोचता है कि यार कभी थोड़ा बहुत आटे में नमक बराबर इरशाद कामिल भी डालना है गीत में। मैं उस पे आने वाला था कि जब आप किरदार के लिए और सिचुएशन के लिए लिख रहे हैं उसमें अपना शायर कितना रख पाते हैं? मैं कितना रख पाता हूँ शायर, बेसिकली मुझे शायर रखने की अगर आप सच पूछें बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। लेकिन मैं वो जगह ढूंढता हूं जहां पे, जैसा मैंने कहा कि आटे में नमक बराबर इरशाद कामिल रह जाए। सबसे ज्यादा जद्दोजहद वहां पे हो जाती है जब आपको लगता है कि यार ये इस सिचुएशन को इस तरह से, मान लीजिए ज्यादातर क्या होता है किसी एक पिक्चर में 3 सिचुएशन तो रोमांटिक सिचुएशन होती है, राइट। अब इन रोमांटिक सिचुएशन में आपको मोहब्बत की बात करनी है, मोहब्बत की बात जो कि बीसियों लोगों ने आपसे पहले बीसियों सदियों से बीसियों तरीके से कही गई है, आपको किस तरह से ये बात कहनी है। और बात इसलिए आपको किस तरह से कहनी है क्योंकि आपको आगे 6 लोगों को सेटिस्फाई करना है, राइट। तो मैं ज्यादातर अपने आप को जमा साहब गाने के दूसरे अंतरे में बचाता हूं। अच्छा, अब मेरे गानों उन 6 मैंने कहा ना जी, मैंने कहा ना जी, मैंने कहा कि सबसे आखिर में मैंने अपना भी नाम लिया था। और कि एक और फिर आखिर में ये भी सोचना होता है कि इरशाद कामिल को कैसे डाला जाए इसमें थोड़ा सा जी। तो वो आखिरी जो अंतरा है, क्योंकि मुखड़ा सिचुएशन के हिसाब से होता है और हिट किस तरह से होती हैं चीजें या क्या फिल्म की सिचुएशन है वो आप टोटली डेडिकेट करते हो, लेकिन फिर भी उस डेडिकेशन में आप सोचते हो कि आप वो रूट ना पकड़ो जो बहुत ही ट्राइड टेस्टेड और ऑलरेडी यूज्ड रूट है। और अगर आपने एक ठीक ठाक मुखड़ा अंतरा दे दिया तो सेकंड अंतरे में ज्यादातर ये सहूलत दे देते हैं आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स कि आप अपनी बात कह सकें, क्योंकि जो यूट्यूब का कल्चर है उसमें सेकंड अंतरा आता ही नहीं है। अगर आप देखें यूट्यूब पे जो गाने रिलीज होती हैं उसमें मुखड़ा और एक अंतरा ही होता है। तो लेकिन अगर आप मेरे सेकंड अंतरों के बारे में किसी भी गाने का आप देख लीजिए, जैसे मतलब कोई भी गाना आप, आधा सा वादा कभी आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, तोड़े ना टूटे कभी, छोड़े ना छूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का, कोई भी आप सेकंड अंतरे में जाएंगे कि मेरे ही घेरे में घूमेगी हर पल तू ऐसे, सूरज के घेरे में रहती है धरती ये जैसे, तो आपको वो 2 लाइन मिल जाएंगी कि वो बात मिल जाएगी जहां आपको लगे अरे यार ये कुछ बात कह के गया है। तो मैं और फिर कभी कभी मैं ऐसा भी करता हूँ कि मुखड़े और पहले अंतरे में भी देखता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थोड़ा सा उधर को देखें और मैं अपने आप को डाल लूं गाने में। ये कोशिश तो हर राइटर की
जैसे कि ये थोड़ा उधर को देखें, हाँ, मैं साथ ही अपने आप को डाल दूं इस कंपोजिशन। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, और क्या होता है कि जैसे प्लेज में या स्क्रीन प्लेज में, मतलब प्रोज राइटिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें एक हमेशा कहा गया ना कि राइटर एक अपना कैरेक्टर, एक किरदार रखता है जिसमें जो माउथ पीस होता है राइटर का, तो वो कहीं ना जी, कहीं अपनी बातें बुलवा लेता है। गीत में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कहाँ रखें इसमें। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछ रहा हूँ इरशाद भाई आपसे, और दिव्य आप भी इसमें जवाब दे सकते हैं। एक जो हम एल्बम देखते थे पहले, और मैं ये पीछे मतलब पुराने गानों से लेके आज तक के सफर की बात कर रहा हूँ, कि एक तरफ अगर चाहे मुझे कोई जंगली कहे उस एल्बम में है, तो उसी एल्बम में अय्या या सुकू सुकू भी है, और उसी एल्बम में एहसान तेरा होगा मुझ पे और मुझ पर, वो हाँ है, हाँ जी, जी, वो जी, है। अगर मैं कश्मीर की कली का एल्बम उठाऊं और मैं के आसमां से आया फरिश्ता प्यार का जी, सबक सिखलाने, सबक और सीखना उसी में है कि है दुनिया उसी की जमाना उसी का, ये उसी तरह के एल्बम में कहीं पे हमें सोशियो पॉलिटिकल मेटाफर्स मिल जाते हैं कि ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, हाँ, दूसरी तरफ एक रोमांटिक सॉन्ग भी होता है। ये जो वैरायटी एक एल्बम में हमें मिलता था, वो वैरायटी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, क्योंकि अगर जैसा कि आपने कहा कि 3 गाने तो रोमांटिक ही होते हैं, चौथा गाना वो मतलब वो पब के लिए होता है, 2-3 गाने के जो उसमें भी चलाए जा सके, जिस पे डांस किया जा सके। कहीं ना कहीं हमारे एक फिल्म के ओवरऑल एल्बम को अगर मैं काउंट करूं, एक फिल्म का एल्बम जो होता है उसमें वेरिएशंस कम होते जा रहे हैं। मुझे लगता है इसकी वजह शायद ये है कि हम जो सब्जेक्ट उठा रहे हैं ओके। पिक्चर्स के, देखिए कोई भी गाना कहानी से बाहर तो नहीं लिखा नहीं जाएगा, हो ये तो सकता, बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि कहानी के तहत ही गाना लिखा जाएगा, तो कहानी जो डिमांड करेगी वो लिखने वाला लिख देगा। अब क्योंकि हमें ऐसा लगता है, या ऐसा कह लीजिए कि फिल्मों को बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं या बड़े कारपोरेट हाउसेस हैं, उनको ये लगता है कि रोमांटिक पिक्चरें ज्यादा चलती हैं, लोग ज्यादा रोमांटिक पिक्चरें देखते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा तवज्जो उन्हीं सब्जेक्ट्स पे देते हैं जो रोमांटिक हो। जबकि ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल तारे जमीन पे कितना अच्छा सब्जेक्ट था, उस पे कितना अच्छा लिखा गया। बिल्कुल तो ऐसे और सही भी बात। बहुत सारे, हाँ ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब पूरी एल्बम ये भी हो वो भी हो, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि कहानी आपको वो अलाउ नहीं कर रही। अगर मान लीजिए जो कहानीकार जो, बिल्कुल हाँ। जी 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 जी, अगर अगर जो नहीं नहीं, कहानी का आप किरदार कहें। है, हाँ। हाँ, कहानी का किरदार है जो, मान लीजिए वो एक लीडर है, नेता है वो, तो उस गाने में कुछ ना कुछ एक सोशो पॉलिटिकल कमेंट करने की गुंजाइश रह जाती है। गुंजाइश अगर वो, रहती है, बिल्कुल। हाँ अगर वो आपका जो कहानी का किरदार, मेन किरदार है, वो फैशन कंपनी में काम कर रहा है, फैशन डिजाइनिंग करता है, तो उसको सोशल पॉलिटिकल के जोन में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा कुल मिला के जो लोबोलोबाब इस जवाब का कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कहानियां जैसी बनती हैं उसी तरह के गीत लिखे जाते हैं। हालांकि अगर मैं खास अपनी बात करूं तो जैसे एक पिक्चर आई थी, हमने प्रकाश झा साहब के साथ की थी, छीन के लेंगे अपना हक, उसमें जिसमें था गाना, अभय देओल साहब की पिक्चर थी, नाम मेरे जहन से निकल रहा है क्या उस पिक्चर का था वो। जी, खैर मतलब जहां हाँ, मौका मैं भी मिलता भूल रहा है हूँ कि अचानक। आप एक, हाँ। हाँ वो मेरे ध्यान से निकल गई, चक्रव्यूह पिक्चर का नाम था। चक्रव्यूह मैं ख्याल से जी याद जी जी, करने हाँ चक्रव्यूह, हाँ। हाँ, तो हाँ। छीन के लेंगे अपना हक, वो आदिवासियों की एक स्ट्रगल को लेके पिक्चर थी, हाँ। तो उसमें तरह का हाँ। गाने, उस तरह के गाने थे। या मान लीजिए मैं ज्यादातर जब मुझे मौका मिलता है, मैं विमेन लिबरेशन की बात करता हूँ, वो भले पटाखा गुड्डी हो, तू तो पाकर का बाका बच्चा, राज दुलारा तू ही, मालिक ने जो चिंता दी है दूर करेगा वही।
तो वो आप एक अपनी तरफ से खुलने की कोशिश करते हैं, एक अपनी तरफ से बात कहने की कोशिश करते हैं, जहां कहानी या किरदार आपको मौका देते हैं। दिव्य, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस मैं बात पे? एक सवाल, जब इरशाद सर बात कर रहे थे, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, इजाजत हो तो पूछूं उनसे? प्लीज प्लीज प्लीज। जी, इरशाद साहब, जो आजकल जैसे न्यू एज सिनेमा और इस तरह की नए लोग जो फिल्में बना रहे हैं, तो लिप सिंक से बड़ा परहेज करते हैं, गाना पीछे पीछे चला देंगे, लिप सिंक नहीं करेंगे कैरेक्टर्स। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आपको एतराज होता है अगर कैरेक्टर लिप सिंक करके गाना गाने लगते हैं, या आप उस परिपाटी को आगे चलाना चाहते हैं? और मैंने देखा है डायरेक्टर्स बड़ा परहेज करते हैं, लिप सिंक होता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, ये कितना सच है या कितना सच नहीं है वो एक अलग बात है, मुझे ऐसा लगता है कि लिप सिंक गाने को स्क्रीन पे निभाना बहुत बहुत मुश्किल काम है, खासकर डायरेक्टर्स के लिए, कि एक हीरो 5 मिनट गाना गा ही रहा है, उसको निभाना मुश्किल काम है, एक बात। लेकिन ये सबको पता है कि लिप सिंक गाने की एज कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। एब्सोल्युटली जी। जो लिप सिंक गाना हो, हीरो हीरोइन का गाया गाना हो, वो गाना थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा चल जाता है। और आजकल क्योंकि कहानी थोड़ी सी एडिट के लेवल पे भी और चलत के लेवल पे भी थोड़ी फास्ट हो गई है, पिक्चर का कहन फास्ट हो गया है, अगर आप ऐसा कह लीजिए, तो आप बहुत बहुत सारा कहानी का हिस्सा आप फटाफट निकाल देते हो, सीन की बजाय आप मोन्टाज में निकाल देते हो, उस मोन्टाजेस में आप एक गाना चला देते हो, और ऑडियंस भी इतनी समझदार हो गई है कि उसको समझ में आ जाता है कि ओके, ये क्या कहना चाहता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तुम तक का मैंने एग्जांपल दिया कि उन्होंने 15 साल का एक वक्फा निकाल दिया कि एक 8 साल का बच्चा कैसे 22 साल का 23 साल का हो गया, और उसकी जिंदगी में बस तुम तक ही रहा, तो वो कैसे हुआ, तो उसने सारा वो दिखा दिया। अब इसकी जगह 2 सीन अगर वो लिखते या 2-3 सीन लिखते, शायद उनकी बात कंप्लीट ना हो पाती, उनको कुछ ज्यादा स्पेस चाहिए होता। मे बी ये भी वजह हो सकती है। ओके, अच्छा इरशाद भाई, एक बड़ा मशहूर किस्सा है, जब कैफी आजमी साहब ने कहा कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में जो गाने लिखे जाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा है, ये ट्यून और गाने के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम कफन पहले सी लेते हैं, उसके हिसाब से मुर्दा ठूसा जाता है उसमें, कि पहले ट्यून बनता है। मजरू साहब ने मुझे जहां तक याद है शायद कैफी साहब ने कहा था, कैफी साहब ने, कि कफन के हिसाब से फिर हम मुर्दे उसमें डालते रहते हैं। तो ये ट्यून वर्सेस जो वर्ड्स का जो एक अपना गीत का जो ये है, तो ये हालांकि अब बहुत ट्रेंड हो चुके हैं गीतकार भी, जितने भी आते हैं उनको भी अब, बल्कि एक, तो उसमें आपका क्या कहना है कि क्या ये मुश्किल काम है कि ट्यून पे गीत लिखना, या आप वो आजादी चाहते हैं कि नहीं मैं गाना लिख लूं उसके बाद ट्यून बनाया जाए? नहीं, मुझे लगता है कि ट्यून पे गाना लिखना मुश्किल काम तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि ये काम इस तरह से होता आ रहा है, ये आज साल 2 साल 10 साल पहले से तो नहीं हुआ जमा साहब, ये बहुत देर से उसी तरह से चलता आ रहा है। तो क्योंकि ये चलता आ रहा है और चीजें उस तरह से सेट हैं, तो इसमें कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। और अभी जो सिचुएशन इस तरह से होती है कि आपको पहले कंपोजिशन ही, आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे कंपोजिशन ही लॉक होती है, वर्ड्स लॉक नहीं होते। जब कंपोजिशन पहले लॉक होती है तो आपको उसके बाद फिर वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। तो इस वजह से इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा, अगर आप मतलब कि अब ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड और एक्सेप्टेड चीजें हैं। अब इसमें कोई ऐसी जो आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले लिरिसिस्ट को, गीतकारों को, शायरों को प्रॉब्लम आती थी, अब हम लोग सब वो राइटर्स भी मान गए कि हाँ इसी तरह से, एंड दे आर कंफर्टेबल, राइट? हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मतलब इसके अलावा आपके पास कोई इस वजह से भी मुझे लगता है कि नहीं रहती है, क्योंकि
वर्ड्स आपकी सिचुएशन बता सकते हैं, पर म्यूजिक का अपना एक फील होता है, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। मतलब अगर आप हीरो फिल्म में वो जैकी श्रॉफ वाली बांसुरी को ना सुने जो हीरो में बजती थी, तो आपको एहसास नहीं होता। मतलब अगर रॉकस्टार में जॉर्डन गिटार का रिफ ना बजाए वो जो उसको बजाना है, तो फिर आपको फील नहीं आता आप किस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हो या किस पिक्चर की किस सिचुएशन की बात कर रहे हो। तो मुझे लगता है म्यूजिक का फील होता है और एक राइटर उस फील को एनहांस करता है अपने वर्ड्स के थ्रू। और लीड अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि वर्ड्स लीड करती हैं या कंपोजिशन लीड करती है। ओके ओके। एक अब मैं नए राइटर्स के लिए और चूंकि आपसे चाहूंगा ये कि एक सॉन्ग की पिचिंग, उसको किस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचना या डायरेक्टर तक पहुंचना, ये पूरा एक प्रोसेस क्या है हिंदी सिनेमा में। आप एक गाइड की तरह नए राइटर्स को क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से उनको? देखिए, पिचिंग का तरीका मुझे ऐसा लगता है कि आप एक कभी भी ऐसा होता है जब एक टीम तैयार होती है तो उसमें अकेला इंसान या 2-3 इंसान होते हैं तभी होती है। अकेले आदमी की टीम उस तरह से अकेले को टीम नहीं कहती। 3-4 2-3 लोग होते हैं तो टीम बनती है। तो अब कैसे पिच करना है, देखिए, चाहत डिजायर एक और चीज है, डिजर्व करना एक और चीज है, डिजायर करना दूसरी चीज है। डिजर्व करने और डिजायर करने में बहुत फर्क है। जैसे आप मैं ये चाहूं कि ये मैंने गाना बहुत अच्छा लिख लिया है, ये मेरा मानना है। कोई भी गाना अगर मैं मानूं कि ये मैंने बहुत अच्छा लिखी है, ये मेरा मानना है, ये जरूरी नहीं है जमा साहब ये आपका भी मानना हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, है ना, क्योंकि आपका गाना वो जो टॉप का म्यूजिक डायरेक्टर है उसको ही सुनाना है, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं। कुछ इस तरह की एक होता क्या है, आदमी पहले ये सोचता है कि मैं वहां एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंच जाऊं। हाँ, ये बड़ी गलती होती है लोगों से कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचने की मुझे लगता है एक चाहत, ये डिजायर है। अब ये इसको टेस्ट कौन करेगा कि आप डिजर्व करती हैं? किसी को तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। और टेस्ट करने वाले वही लोग होते हैं जो उस वक्त आपके आसपास होते हैं। अगर आप लिरिसिस्ट हैं तो डेफिनेटली आपका किसी ना किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी एक कंसर्न होगा, आपका जुड़ाव होगा, आपका दोस्त होगा वो, राइट। इसी तरह से कोई डायरेक्टर भी होगा। जो मैं कह रहा था कि एक टीम बनती है, वो टीम किस तरह से थोड़ी आगे चलती है या आगे लेके जाती है, वो बात होती है। आप अकेले गाना लिखने के बाद, जैसे मुझे भी मेल आते हैं, मैं अपने राइटर दोस्तों से ये कहना चाहता हूं, मुझे भी बहुत सारे जमा साहब मेल आते हैं कि मैंने 3 गाने लिखे हैं, मैं ये गाने आपको देना चाहता हूं, मैंने 10 गाने लिखे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे अच्छे हैं। और मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। और तो इस तरह के मुझे भी मेल आते हैं। अब मुझे सवाल उनके साथ ये आता है कि ये मेरे जो भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, ये कितने नेव हैं कि इनको लगता है कि इन्होंने 3 गाने लिखे हैं या इन्होंने 10 गाने लिखे हैं, तो ये इंडस्ट्री में आके उन 10 गानों के साथ गुलजार बन जाएंगे या जावेद अख्तर बन जाएंगे या साहिर लुधियानवी बन जाएंगे या मजरू सुल्तानपुरी बन जाएंगे। अब ये अपने आप में कितनी नई बात। लिखना तो एक मुसलसल चलते रहने का काम है। सही बात। अब अगर लिखना मुसलसल चलते रहने का काम है, आप ये मानते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप पहुंचे कहां हैं। रास्ता अभी और है, रास्ता भी और है और मंजिल भी आगे कहीं और है। तो आप मुसलसल चलते रहिए
आज आपका गाना एक आपके दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर ने रिकॉर्ड किया है, कल को हो सकता है वही गाना उस स्टूडियो में बज रहा हो, कोई म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा वहां आए और बाई चांस बज रहा हो और वो पूछे कि यार ये किसने लिखा हुआ है, यार गाना अच्छा लिखा हुआ। क्योंकि आपको नहीं पता कब आपकी मेहनत रंग लाती है और कब किस्मत खेल खेलती है। और आप चलते रहिए और हरेक का ना तय है कि आपकी काबिलियत ने आपका कद तय कर दिया है। काबिलियत बढ़ाते रहिए, कद बढ़ता रहे। वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा अब हम आखिरी मरहले पे चल रहे हैं। एक आपसे ये जो हमने बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं एक्चुअली रॉक स्टार पे बहुत खास बात करना चाह रहा था, क्योंकि वो एक ऐसा एल्बम मुझे लगता है जो बहुत ही एक कंप्लीट एल्बम, जिसको बहुत सालों बाद मैं कहूंगा, और जिसमें एक मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुदत्त जी ने क्या किया या मतलब साहिर साहब को मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन एक मॉडर्न डे प्यासा वाली जो कैफियत है वो उस रॉक स्टार में थी। कुछ चीजें मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं दूसरों से माफी मांगते हुए बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं कह रहे, कई लोगों का होता है जरा सा नई चीज को पुरानी चीज से मिला दीजिए, जो वो प्योरिस्ट जो होते हैं वो बड़े खफा हो जाते हैं, कह रहे क्या बात कर रहे हो। लेकिन मैं अपने जमाने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक मुझे एक कंप्लीट एल्बम जिसमें किरदार का गुस्सा, जिसमें समाजी गुस्सा, जिसमें एक कंपैशन, पैशन, वो सारी चीजें उसमें थी। ओवरऑल में अगर मैं आपसे 5-10 अपने एल्बम की बात करूं, आपको अपना कौन सा फेवरेट एल्बम लगता है? मैंने अपना बता दिया कि आपके तमाम एल्बम में से मेरा फेवरेट कौन सा। जी जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ सहमत हूँ जमा साहब। मैं भी बिल्कुल इस ना तो गलत फहमी में हूँ कि जो आपने नाम दिए हैं कि मैं कहीं आसपास भी ठहरता हूँ, पर ये भी बात आपकी सही है कि प्योरिस्ट गुस्सा कर लेते हैं, उनसे माफी मांग ही लेनी चाहिए, क्योंकि हम तो मिलावटी आदमी है, वो प्योरिस्ट है। और मैं प्योरिस्ट को बहुत इन्वर्टेड कॉमास में बोलता गया हूँ, वो जो जी, तो वो मुझे असल में ऐसा है, मैं अपनी तरफ से काफी, हालांकि ये बड़ा क्लीशे जवाब है, पर जब सच यही है तो कई बार सच क्लीशे भी होते हैं दिव्या साहब। तो कि मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि हर एल्बम ऐसा कर दूं कि मुझे लग के बस इससे बेहतर तो कुछ हुआ ही नहीं मुझसे लाइफ में, पर वो कई बार ऐसा हो नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें, जैसा मैंने कहा कि कहानी को भी अलाउ करना चाहिए कि कहानी भी आपको अलाउ करे, फिर वैसा माहौल बने जो आपको लगे कि यार हाँ, इस माहौल में एक बात हो रही है, इस माहौल में एक अच्छा मूड बन रहा है, क्रिएटिव मूड बन रहा है, वैसी बात हो। मेरे पसंदीदा एल्बम्स अगर आप देखें तो ऑब्वियसली मतलब रॉकस्टार अगर आपका पसंदीदा है तो मुझे भी अच्छा ही लगता है, मेरा भी पसंदीदा एल्बम है। उसके अलावा मुझे रांझना का एल्बम भी ठीक लगता है, और हाईवे का एल्बम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं जैसे जब हैरी मेट सेजल का पिक्चर, हालांकि उतनी नहीं बल्कि, पर एज ए साउंड ट्रैक वो बहुत अच्छा साउंड ट्रैक है। वो और सबसे प्यारा मुझे एल्बम जो इन सब, ये तो मैंने वैसे वो जो जवाब थी, पर मुझे 2 एल्बम हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसके वो किसी और को पसंद हो या ना पसंद हो, पर मुझे बहुत पसंद है जमा पे। वो पहला एल्बम तो है चमेली का, क्योंकि वो मेरी पहली पिक्चर थी। इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। और उसका एक इमोशनल भी वजह है उसकी। जी 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 जी, इसलिए पहले वो दैट वाज लाइक अ विजिटिंग कार्ड फॉर मी। भागे रे मन कहीं आगे रे मन। हाँ, और मन साथ समंदर डोल गया, तू आंखों से बोल गया ले तेरी हो गई यार सिसना वे सिसना।
तो वो मेरा सबसे पसंदीदा एल्बम है, अगर मैं बाकी सारे एल्बमों को छोड़ भी दूं। और दूसरा मेरा पसंदीदा एल्बम है जब वी मेट का। जब वी मेट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। यस यस यस। चमेली ने मुझे पहली पिक्चर थी, इस वजह से पहली रिलीज्ड पिक्चर थी, हालांकि मेरी पहली साइंड पिक्चर सोचा ना था थी। हाँ जी, जब वी मेट इस वजह से मुझे पसंद है क्योंकि जब वी मेट की वजह से लोगों को लगा कि ये इरशाद कामिल नाम का कोई लड़का है, मार्केट में आया है, गाने लिखता है यार, तो वो उसने मुझे थोड़ी सी पहचान दिलवाई। तो ये दो एल्बम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बाकी सारे एल्बम आप आराम से मैं सुन सकता हूँ। अच्छा दिव्य, एक सवाल मेरे पास भी है आप दोनों के लिए। हाँ प्लीज 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 प्लीज। हाँ, मैं भी क्योंकि मैंने सोचता रहता हूँ, तो मुझे आप ये बताइए, जब से वेब सीरीज आई हैं जी, तो टीवी में जिस तरह का काम हो रहा है और वेब सीरीज से आने से उसमें क्या फर्क आया है या क्या तब्दीलियां मतलब उस तरह से आई हैं क्रिएटिव लेवल पे, मैं ये बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए आप दोनों से ही। ये दोनों से सवाल था। तो दिव्य आप पहले बताएं। पहले भाई आप बताइए। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा कि जब से ये वेब का दौर आया है, खासतौर से लास्ट 2 साल में जो बदलाव आया है, उसमें स्टोरी टेलिंग में बहुत फर्क आ गया है। बिकॉज वो अब जो अटेंशन स्पैन है टीवी का जो था डेली सोप वाला, वो नहीं रहा है। और ये टीवी वाले अभी भी रियलाइज नहीं कर रहे हैं। ये 6 महीने बाद या 1 साल में वो रियलाइज करेंगे। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो चूंकि टाइम स्पैन एक ये अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, उसकी वजह से कहानी में इनको पेस लाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पेस लाना पड़ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है एवरीडे राइटिंग। उस लेवल पे पेस लाना, आप 10 एपिसोड लिख रहे हो, 20 एपिसोड लिख रहे हो, दैट्स फाइन। लेकिन आप 100 एपिसोड और 200 और 300 एपिसोड लिख रहे हो, उसमें कहानी को अगर उस पेस में अगर कहना चाहेंगे, आप कितनी कहानियां लाएंगे, कितना कह पाएंगे? तो ये बड़ा एक खतरनाक पहलू है जो 6 महीने में या 1 साल में ये रियलाइजेशन होने वाला है। और उस वक्त तकलीफ होने वाली है डेली सोप राइटर्स को, और बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। या तो बहुत खराब कहानी लिखने वाले हैं फिर, क्योंकि कहानी जोड़ जोड़ के लिखते जाएंगे, या फिर इसका क्या फ्यूचर है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये मेरा अपना ये है। बाकी दिव्य आप बताएं। सर मेरा मानना है कि जो शायद इरशाद सर जैसा पूछ रहे थे कि क्राफ्ट पे शायद फर्क पड़ा है, लेकिन क्या हमारी कहानियों के विषय बदल जाएंगे जो हम टेलीविजन पे लाते हैं, वो शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो तब्दीली होने वाली है। कहानी कहने का अंदाज हो सकता है बदल जाए, कहानी की गति बदल जाए, कहानी के तौर तरीके बदल जाए, पर कहानी परिवार से बाहर जाए, कहानी फैमिली वैल्यूज के बाहर जाए टेलीविजन की, वो कम से कम नियर फ्यूचर में होता नहीं लगता मुझे। वो नहीं होगा। हाँ। और दिक्कत वही है इरशाद भाई। बिल्कुल। तो मेरा दूसरा सवाल ये भी था कि टेलीविजन के लिए कहानी लिखने में या टेलीविजन के लिए एक बतौर राइटर आपको लगता है कि उसकी लिमिटेशंस इतनी ज्यादा होती हैं कि आपको उड़ने का मौका नहीं मिलता? सर सबसे पहले तो टेलीविजन पे कहानी खत्म होने के लिए नहीं लिखी जाती है। हम ना जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगी बजाते हैं और लिखने बैठ जाते हैं। तो सबसे बड़ा तो मसला यही है, जब कहानी समापन की ओर जाएगी ही नहीं, आपको रोज बरोज आगे बढ़ानी है। जब च्युइंगम है, इसलिए आप कोई भी शो देखें, सब लोग कहते हैं भाई शुरू में बड़ा अच्छा था, हमारी अम्मी देखती थी, साथ हम भी देखते थे, अब नहीं देखा जा रहा 100 एपिसोड बाद। जी। तो दे एक्चुअली हैव ए पॉइंट। हाँ, एक और मैं ये दिव्य में ऐड कर रहा हूँ। द प्रॉब्लम ये है कि टेलीविजन की कहानी का 3rd एक्ट है, तो वो ग्राफ कभी मुझे ऊपर, क्योंकि 3rd एक्ट में मैं जाऊंगा तो क्लाइमेक्स की तरफ चला जाऊंगा। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि हमें टैबलेट वो पैरासिटामोल खा के बुखार रखना पड़ता है। कि बदन से पसीना भी छूटता रहे और बुखार भी रहे, वो वाली कैफियत में हमें जीना रहता है। तो अंदर से जो पूरा जो बॉडी ऑर्गन है
वो सब तबाह होता रहता है कहानी का। लेकिन हमें मरीज भी रहना है और पैरासिटामोल खाते हुए वो तो एक बड़ी अजीब सी क्योटिक कैफियत होती है जिसका, लेकिन हाँ 1-2 साल में तो कुछ उसमें कोई ऐसा बदलाव आता नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन वक्त आ चुका है कि उस पर कुछ सोचना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। ये तो मैं जानता हूं कि वो वक्त आ चुका है। मैं भी हाँ, इरशाद भाई से एक सवाल पूछना चाह रहा था। हाँ। इरशाद साहब, जब हम कई गीत के ऐसे पहलू हैं जो सिर्फ हिंदी फिल्म में ही राइटर को लिखने का अवसर मिलता था। पहले हम देखते थे क्लाइमेक्स के गाने हैं, हीरो की माँ बीमार है तब के गाने हैं, जो आप कहीं और लिख नहीं सकते। जब गीतकार का सीधा एकदम टंग इन चीक संवाद चल रहा है जनता के साथ, वो बता रही है इशारों में एक जाल है जुल्फों का, तू चुपके से निकल जा। क्या आप ऐसी सिचुएशंस को मिस करते हैं, या दिल करता है कि यार ऐसे भी गाने लिखने को मिलते तो मजा आता? नहीं, मुझे लगता है कि मिस तो नहीं करता मैं, पहली बात ये, क्योंकि मैंने जहां, जैसे एक मेरी पिक्चर आई थी फने खां, आपने अगर देखी हो, अनिल कपूर साहब की पिक्चर थी, उस पिक्चर का पूरा क्लाइमैक्स ही गाने पे है। एक गाना है मेरे जैसा तू है तेरे जैसी मैं हूँ, वो बॉडी शेमिंग के ऊपर पिक्चर थी, और वो पूरा क्लाइमैक्स उसका गाने पे चलता है। और बहुत सारी सिचुएशन में इस तरह की सिचुएशन बनती हैं जहां पे आपको लगता है कि सिचुएशन कुछ और कह रही है और आप बतौर राइटर कुछ और कह सकते हैं जो एक्चुअली आप कहना चाहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक पिक्चर आई थी टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है में एक सीक्वेंस है जहां पे कटरीना कैफ जो हैं वो फाइट कर रही हैं टेररिस्ट के साथ, और वहां पे एक गाने की सिचुएशन थी कि आप इस पे गाना लिख दीजिए। ये सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस बस ये है कि वो हीरोइन है और वो भी एजेंट हैं और वो फाइट कर रही हैं टेररिस्ट के साथ। तो वहां पे गाना मैंने, वहां पे शुरुआत मैंने यही की कि जो थी तेरे वजूद पे दुनिया बैठी है बारूद पे दुनिया, जो थी तेरे वजूद पे दुनिया बैठी है बारूद पे दुनिया, मूल तो सबको भूल गया है जीती है अब सूद पे दुनिया। वाह वाह वाह। तो अब आपने अपनी बात अपने तरीके से अपनी बात कह दी जो आप कहना चाहते हो कि आप ये हथियारों के खेल में मत पड़िए, हथियारों का खेल जान लेने और जान देने का खेल है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। आपने अपने तरीके से एक बात कह दी। तो मुझे, जहां मैंने, जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे उस तरह की सिचुएशन की बहुत ज्यादा कमी महसूस उस तरह से नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको मिल गया कुछ सामान, हाँ, मौका मिल गया। हर पिक्चर में मिले ऐसा नहीं होता, पर अक्सर ऐसा हो जाता है कि किसी ना किसी पिक्चर में कुछ ना कुछ कहने का एक हो जाती है, जो हम लोग भी अब मिस करते हैं। और वो आपने शुरू में, बीच में जो बात हुई थी हमारी, उसमें आपने कहा भी कि चूंकि वो कहानियां उस तरह की नहीं बन रही हैं या उस तरह के सिचुएशंस नहीं हो रहे हैं जहां हम त्योहारों पे गाने लिखें, जहां पे हम रिश्तों पे गाने लिखें, जैसे हाँ, तो उस तरह के माहौल वो तो आएगा तो स्क्रिप्ट से आएगा, स्क्रिप्ट से आएगा। बिल्कुल सही बात है। आप जैसे मेरी एक पिक्चर आ रही है रक्षाबंधन, हाँ, तो उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि उस पे कुछ उस तरह का गाना होगा जो, क्योंकि पिक्चर का नाम ही रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो मुझे लगता है कि जब आपको सिचुएशन, वो अभी ऑब्वियसली हम आज भी होली पे 25 साल पे पुराने गाने चला रहे हैं, बिल्कुल, है ना। आज भी हम वो रंग बरसे भीगे चुनर वाली ही चला रहे हैं होली के ऊपर। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि हम बना नहीं रहे हैं होली के बना गाने, नहीं क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स को इस तरह का एहसास होता है या बनाने वालों को इस तरह का एहसास होता है कि अरे ये गाना बिना होली के चलेगा नहीं, एक दिन के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा यार। या दिवाली का गाना, या पहले तो का गाना, भाई दूज के गाने थे पहले, बिल्कुल बिल्कुल वो सब क्लाइमैक्स के गाने। अभी क्लाइमैक्स का कभी कभी मिल जाता है, कुछ मौके मिल जाते हैं कई बार। दिव्य,
आपसे एक अब हम समेटेंगे जी बिल्कुल सर। हमने अपने हिसाब से तो कुछ ज्यादा ही बात की है, वैसे बातें तो हम लोग करते रहेंगे तो घंटों करेंगे। हाँ नहीं, मजेदार बात, अच्छा लग रहा है बात करने में। हाँ, मैं भी भूल गया था। मैंने सोचा था कि बड़ी छोटी सी मुलाकात होगी, लेकिन मजा आया। एक एक शो आपने किया था जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, ये रिश्ते हैं प्यार के, जिसमें एक किरदार जो हीरो था वो पोइट्री लिखता था और ये वो, तो आपको एक अच्छा मौका मिला एज डायलॉग राइटर, जहाँ पे आप हर एपिसोड में एक नज्म और ये तो ये करते हुए आपको कितना मजा आया? मतलब एक क्योंकि आप डायलॉग लिख रहे थे, साथ में फिर एक शायर का भी काम कर रहे थे, तो कितना इंटरेस्टिंग था आपके लिए? सर जब मैं खुद अगर मैं सीन लिख रहा हूँ और मुझे लगता है यहाँ नज्म कहनी चाहिए इसे, और मैं लिख देता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। जब सिचुएशन बन के आ जाती है यहाँ ये नज्म कहेगा, तब मैं परेशान हो जाता हूँ, अब ये कैसे होगा। अच्छा। खुद बहते बहते होती जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं दिन में 4 भी कर, वो फिर रुकेगा नहीं, लोग परेशान हो जाएंगे, भाई बात क्यों नहीं कर रहा है, नज्म क्यों कहे जा रहा है। लेकिन आप स्क्रीन प्ले में लिख के भेज देंगे, नाउ ही विल रिसाइट ए पोएट्री, खौफ चढ़ तो जाएगा। वो आदत तो आप ही ने खराब की थी, क्योंकि आपने अपने डायलॉग में उसके लिए नज़में लिखते गए, तो सामने वाला फिर जो बाद में देखा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, तो स्क्रीन प्ले राइटर ने कहा कि यहाँ भी एक डालो, यहाँ भी होना चाहिए। चल रहा है अभी, अनुपमा में भी चल रहा है, उसमें भी एक कैरेक्टर जो आपने बनाया सर अनुष्का, वो भी शायरी करता है। मैं अक्सर से जितने शोज किए उनमें कोई ना कोई शायर निकल ही आता है सर। तो लेकिन वो अच्छा है ना कि इस तरह के बहाने मिलते रहते हैं अंदर का, मतलब शायर सेटिस्फाई होता रहता है कि चलो कहीं तो मैं वो कर रहा हूँ इसमें। गुड गुड गुड। इरशाद भाई, जाते जाते जी मैं ये एक सवाल, एक तो मैं कुछ और पूछना चाह रहा था जो मैं बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने क्या जहन में रखा था। जाते जाते आप क्या एडवाइस देते हैं नए राइटर्स को? और दूसरी बात कि SWA ने जो ये अवार्ड का सिलसिला शुरू किया है, और अपना जिसके पीछे मैं आपको एक बता दूं कि SWA अवार्ड के लिए हम काफी सालों से मेहनत कर रहे थे कि हमारा अपना अवार्ड हो, और ऐसा अवार्ड हो जहां हम एक दूसरे से मिला करें, एक राइटर्स फ्रेटर्निटी, ये जो हमारी अपनी फ्रेटर्निटी है वो हम कहीं पे मिला करें, और हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो, एक दूसरे के लिए सेलिब्रेट करें, एक दूसरे को चेयर करें। और एक बड़ा अच्छा माहौल जो इंडस्ट्री में है कि हम एक दूसरे से जेलस नहीं, हम एक दूसरे के कामयाबी पे खुश होते हैं, एक दूसरे के गीत को सराहते हैं, एक दूसरे के काम को सराहते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है। हम कभी आउटसाइड यहाँ भी कभी कॉफी शॉप में या कहीं भी मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं कि भाई ये गाना या ये स्क्रिप्ट या ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। तो एक फ्रेटर्निटी में जो एक दोस्ताना है, एक प्यार है, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये अवार्ड का ये था कि हमें दूसरी जगहों पे, जहाँ पे अवार्ड फंक्शन में हमें किस लेवल पे, अब तो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लेकिन एक मौका था जहाँ पे राइटर कहाँ जाए, कब, ये टीवी में तो और बुरा हाल था कि किसी भी कोने में हो गया कि और जल्दी जल्दी से ये 3 अवार्ड दे दो इनको, और चलो भाई टेक्निकल कैटेगरी में हमें डाला जाता है। ये तो वो बदलाव थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन कोशिश ये थी कि ये SWA अवार्ड इस वजह से शुरू किया जाए जहाँ पे हम मिले, हमारी कम्युनिटी, हमारा फ्रेटर्निटी। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम शुरू हुए तो लॉकडाउन आ गया, इतने बड़े महामारी से हम गुजरे, तो वो ऑफलाइन हम नहीं कर पाए। जो हमारा 2 अवार्ड हुआ तो हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए। इंशाल्लाह इस बार कोशिश है कि इस बार सब कुछ बेहतर रहे, तो हम एक अच्छे तरह से सेलिब्रेट करेंगे, जो बहुत जल्द होने वाला है, तीसरा अवार्ड जो हमारा। इसमें पूरा आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या सुझाव है, आपका क्या मशवरा है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी एक कोशिश तो है ही SWA की, कि इस तरह से अवार्ड फंक्शन हो रहा है और राइटर्स पे कंसंट्रेट किया जा रहा है, फोकस पूरे का पूरा राइटर्स के ऊपर है, ये बड़ी अच्छी बात है। उस अवार्ड फंक्शन में मुझे लगता है उससे दूसरा जो पहलू है ना, जो दूसरा पक्ष है, जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ये मुझे ज्यादा अहम लगता है।
अवार्ड फंक्शन एक अवार्ड फंक्शन हुआ, जैसा मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जिसको अवार्ड मिला वो बेहतरी हो सबसे और जिसको नहीं मिला वो खराब ही राइटर हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जैसे किसी एक मौके पे किसी एक चीज को किसी एक इंसान ने अपने तरीके से अच्छा लिखने की कोशिश की, और वो जैसा आपने भी कहा था दिव्या कि ये जरूरी भी नहीं होता कि उसका सबसे बेहतर काम वही हो उस साल का या उस बिल्कुल बिल्कुल। ये अप्रिशिएट करने का तरीका अच्छा है, राइटर्स को एक अहम मुकाम देने का तरीका अच्छा है। लेकिन ये जो आपस की बातचीत है, ये जो अपने थ्रू लोगों तक पहुंचने की या अपने दोस्तों तक या अपने कह लीजिए भाई लोगों तक पहुंचने की एक कोशिश है, जो भाई राइटर कम्युनिटी है, राइटर फैकल्टी है जो लिखते हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश है। ये मुझे लगता है इस अवार्ड फंक्शन का यूएसपी है। बिल्कुल, ये आपने सही बात की, और इसी वजह से हम लोगों ने ये एक छोटे लेवल पे ये राउंड टेबल इस बार शुरू किया है, और हमारा इरादा ये है कि इसको हम बल्कि आगे चल के न सिर्फ विनर्स बल्कि जितने भी नॉमिनीज हों उनके साथ हम पूरा मिल के बातचीत करें, बातचीत की जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी वही प्लानिंग है और उसी इसमें हम आगे काम कर रहे हैं। कुछ चीजें चूंकि हम लोगों ने जब शुरू की हैं, ये मैं अब एज जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, नॉट एज मॉडरेटर, कि हमने कुछ चीजें शुरू की हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत एकदम अचानक बड़ी चीज मत कर दो, पहले एक छोटे लेवल पे करो और फिर अपने आप को यूज टू कर लें हम कि हाँ भाई इतना हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये है, और इंशाल्लाह इस बार हमारा प्लान है कि हमारा जो अभी तो इस सिलसिले की कड़ी ये है कि जो भी विनर्स हैं टीवी के और फिल्म के डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी का, उसका हमारा विद इन 2 months में वो होगा। अगला अवार्ड फंक्शन जो हमारा हो रहा है उसके साथ हमारा ये राउंड टेबल एक उसका हिस्सा होगा। बिल्कुल, ये हाँ, और उसमें हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, जो सत्यांशु अभी बताएंगे इसमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, बहुत बहुत दिव्य आपका भी, और मैं सत्यांशु आपका भी शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया समा भाई, आपका भी, और दिव्या साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, बहुत बढ़िया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी तो सत्यांशु बताएंगे कि हम तीनों के बाद से बोर हुए हैं या मतलब अगर इन्होंने कहा भी हम बोर हुए हैं तो हम इनकी बात हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम तीनों एंजॉय कर रहे थे, बाकी को छोड़िए। ठीक है जी। नहीं सर, किसी भी कॉन्वर्सेशन में जब जो लोग बात कर रहे होते हैं उनके बीच जब एक अच्छी एनर्जी का संचार होता है तो वो लोगों तक पहुंचता है, और वो बिल्कुल यहाँ महसूस हुआ कि आप तीनों बिल्कुल रम गए थे बातों में, और बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट जो इम्प्रॉम्प्टू चीजें हुई वो तो मुझे बहुत ही पसंद आया, जिस तरह आप लोग एक दूसरे से सवाल करने लग गए और जो अपने मन की उत्सुकताएं भी सामने आ गई टेबल पर, तो बहुत ही अच्छा रहा। ऑफ कोर्स मजेदार भी रहा और बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिला। सो थैंक यू आप सबको, इरशाद सर, दिव्य सर और जमा सर। जैसा जमा सर ने कहा, ये हमारा फर्स्ट राउंड टेबल है इस बार के अवार्ड विनर्स का। तो इसके बाद 3 और होने वाले हैं, एक वेब सीरीज के अवार्ड विनर्स के साथ, एक टेलीविजन के अवार्ड विनर्स के साथ, और एक फीचर फिल्म के अवार्ड विनर्स के साथ। सैटरडे इवनिंग को हम लोग ये करते हैं, तो stay tuned for the next three round tables that will be held very soon. And thanks to the wonderful audience for joining in, and hope to see you again soon. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। बहुत शुक्रिया। ओके, बाय बाय, नमस्कार।